नमस्कार। अब मैं आगे आपको वाचन करने जा रही हूँ उपन्यास गोदान पेज नंबर 153। तो लीजिए सुनिए पेज नंबर 153, गोदान उपन्यास प्रेमचंद, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये मुंशी प्रेमचंद की आखिरी उपन्यास थी। मंगलसूत्र लिखा था उन्होंने, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनके बेटे अमृत राय ने पूरा की थी। राय साहब ने बुरा मानकर जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। कबड्डी हो रही है और कबड्डी में सभी लोग कबड्डी का मजा ले लें। इधर राय साहब और खन्ना में बातचीत चल रहा है। तो पॉलिसी के लिए बात कर रहे हैं खन्ना, ज़मीन बेचने और उनकी कीमत का। मैं खरीदार की तलाश में रहूँगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा। आपसे औरों से शायद 10% हो। क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहें दे दीजिए। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने ना खरीदे, अब बहुत थोड़े हिस्से बच रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने ना ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब आपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब आपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं रियासत आदमी की अक्ल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं तालुकेदारों की रियासतें जब्त कर लूँ। मिस्टर तक्खा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, पर तक्खा आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे। आकर कोहनियों के बस मेज पर टिका कर बोले, आप जरा उस मामले पर फिर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर ना मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि कौशल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया हो और जनता की कुछ सेवा की हो। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ न जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नमेंट और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं, उसके लिए इस कौशल में स्थान नहीं। कौशल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अनधिकारों के हाथ में जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हज़ार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहाँ हैं? रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 1,500 रुपये उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो यह मेरा जिम्मा है। आपको फ्री पास मिल जाएगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की हथेली खोल देंगी और एक वोट
पर अशर्फियाँ चढ़ाने लगेंगी तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज़ है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जन सेवा की है। और सच पूछिए तो उस बारे भी मैं अपने मतलब ही से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल जाति सब धन के सामने है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवा खाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ कि मानो साक्षात देवी है। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के कौशल बन रहे हैं उसके लिए रानी साहब ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। उधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ती जा रही थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की ततलिए अभिनय के अभ्यास में काटती थी। रूप भरने में वह अच्छों को चकित कर देते थे और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी? व्यर्थ अपनी भद करा रहे हैं। इसमें काहे की भद? दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना कुछ शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया, अब खेल ही ख़त्म हुआ जाता है। मज़ा आएगा जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब जी बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इस तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आप तो हिम्मत ना पड़ी बाहर निकलने की। मैं गंवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा भी कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटकार कर बताकर फिर अपने जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल ख़त्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यहाँ भी अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेगी। अब शायद 20 आदमी उसकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। जो अंत समीप आता जाता लोग आधीर होते जाते और पाली की तरफ बढ़ते जाते। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उसकी एक न चली थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु पर आ पहुँचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पाठ खेलना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार उन्हीं पर है। अगर वह बच कर अपनी पाली में लौट जाते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार कर सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छू कर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले जनता के चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता और पराकाष्ठा पर थी।
तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया, पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा है। मेहता शत्रु दल से घुसे दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष को 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे। वे निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए आ रहे हैं। लोग उन्माद हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है, कौन तमाशाई। सब एक में गड़मड़ हो गए। मिर्जा और मेहता में मल्लयुद्ध हो रहा है। मिर्जा ने कई बूढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं, मगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाए तो उनके 50 आदमी जी उठेंगे, मगर एक वह इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें वीर बहुटी बनी हुई है, पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर पर भार लिए उनकी पीठ पर हुमुच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, यह फेयर नहीं है, बाजी ड्रन रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची ना बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता को पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ, आप इनसे कह दें ची बोले मैं अभी उठ जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और झंडियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ न सका। आदमी पागलों की मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मान ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बरगी पलट जाने का विस्मय था। सभी मेहता के जीवट और दम और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मांग ली गई थी। उनके एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। सामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ है। महिला की सहानुभूति हार को जीत में बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी? जभी तो मुझे हैरत हो रही है कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती, बोलती, आप बड़े बेमुरौवत आदमी हैं। मिर्जा जी, मुझे आज मालूम हुआ, कसूर इनका था। यह क्यों ची नहीं बोलते थे? मैं तो ची ना बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही, फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए।
और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें सभी अभी स्नान करना था। मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं गोया यह भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कैपेनियम बनकर रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुशमिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं, और भी उनमें कितनी खूबियाँ हैं। लेकिन मैं अपने जीवन संगनी में तो जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है और न शायद हो सकती है। मेरे जेहन में औरत और त्याग की मूर्ति हैं, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती हैं। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों उसकी आशा करता है? मर्द में वह समर्थ ही नहीं। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वत्र में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किए करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ सक जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर, जो सर्वस्व में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी को, प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूँ तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री के प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या ना जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मार कर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी एक ही मिसाल दीजिए, मिसेस खन्ना को ही ले लीजिए। लेकिन खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग और उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूप सख्त मन में शायद उसके लिए रति भर भी स्थान नहीं। लेकिन आज खन्ना पर कोई आघात आ जाए तो वह अपने को उन पर न्यौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाए तो भी उसकी कदारी में फ़र्क न आएगा। अभी खन्ना उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उसके चरणों को धो कर पिएंगे। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिसमें मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं या जो मेरी रचनाओं में प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ, शायद कभी तकदीर जागे। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं, कहिए लिख दूँ। ऐसी औरत से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप ले ले तभी ब्याह है, उसके पहले अय्यासी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को खींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा,
जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे। गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तुम मांगे। मैं क्या मांगूँ, आप जो चाहे दे दे। हम तुम्हें 15 रुपये देंगे और खूब कस कर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता। उसे रुपए मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपये मिले तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूँगा। हाँ हाँ, जगह का इंतजाम मैं कर दूँगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। होरी की फसल सारी की सारी दंड की भेंट में हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारत दोनों जून न मिले। 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट ना मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई के दिन रह सकता है। उधार ले तो किससे? गांव में छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजदूरी भी करे तो किससे? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। साँझ हो गई थी। छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची आमिया से जी बहलाकर, मगर अब तो कोई ठोस चीज़ चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वहाँ दुकान बंद करके बैठ चली गई थी। मंगरू शाह ने केवल इनकार ही नहीं किया, लाताड़ भी दी। उधार मांगने चले। 3 साल से ढेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब अकावत में देंगे। खोटी नीयत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए ही नहीं है, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहाँ से रुआस होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बन रही है क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा अब वह गालियाँ देती थी। हत्यारा गाऊ हत्या करके भागा, मुंह में कालिख लगी है। घर कैसे आए, और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूँ। गाऊ हत्या करते उसे लाज नहीं आई। बहुत अच्छा होता, पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसाती। धनिया कोई बहाना ना कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने, घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतो ने बिरादरी का पेट भर दिया। बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकता तक नहीं। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इसकी बरकत ना हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतों की ही कमाई है कि किसी की और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने ही से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने ना संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जो न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक थोड़ी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परस्त हुई।
आंखों में प्रेम और कृतज्ञता की मोती भरकर बोली, सब का सब उठ लाई कि घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुए हैं। तुमसे क्या छिपाना, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी, आगे भगवान मालिक हैं। दुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिए। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रस धार में बहने लगा। पुनिया बोली, महतो के दंड देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुखरू कैसे होते। अगले दिन। धन्यवाद।